लोकसभा चुनाव में चुने गए सांसदों के लिए संसद भवन के दरवाजे आज से खुल गए हैं। संसद सत्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के मंत्रियों समेत आधे से ज्यादा सांसदों को शपथ दिलाई गई है। इसके बाद कल पंजाब के 13 सांसदों समेत बचे हुए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खालिस्तान का हिमायती अमृतपाल सिंह शपथ लेगा? क्या संसद में खालिस्तानियों की एंट्री नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है? और क्या शपथ के बगैर अमृतपाल सांसद कहलाएगा? इन्हीं सवालों से जुड़ी हुई हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसमें कई पुराने चेहरों के साथ ही कई नए चेहरे भी दिखाई दिए। नए सत्र में सबसे पहले पीएम मोदी को बतौर सांसद भर्तृहरि महताब ने शपथ दिलाई। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। नई संसद के परिसर में सांसदों के शपथ ग्रहण का ये पहला मौका था, जहां नए नवेले और दोबारा चुने गए सांसदों को शपथ दिलाई गई। चूंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में शपथ ग्रहण दिलाई जाती है, लिहाजा पंजाब के सांसदों का नंबर कल आएगा। सत्र के पहले दिन 280 सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और अगले दिन यानी 25 जून को 264 सांसद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की लिस्ट में खालिस्तान समर्थक और जेल से चुनाव लड़कर जीतने वाले अमृतपाल सिंह का भी नाम है। चुनाव से पहले अमृतपाल के समर्थकों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर अमृतपाल खंडूर साहिब से चुनाव जीतता है तो जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। पर बीते दिनों एनएसए के तहत डिटेंशन 1 साल तक बढ़ाए जाने के चलते अमृतपाल के शपथ ग्रहण पर ग्रहण लग गया है। क्योंकि जब तक नवनिर्वाचित शख्स सदन में शपथ नहीं लेता है, तब तक उसे सभा में बैठने, कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा बतौर सांसद मिलने वाली सेवाएं भी उसे प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसे में अब जब अमृतपाल शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, तो उसके जेल से बाहर आने का सपना भी सपना रह जाएगा। इन लोगों को अगर मौका मिलता है पार्लियामेंट में जाने का, तो इन पे कौन भरोसा करेगा कि एक जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कह रहा पार्लियामेंट में हम लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे हिंदुस्तान की, तो ये माध्यम ना बने। और दूसरा, ऐसे लोग कौन सी पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा ही नहीं है, जो मानते ही नहीं है, तो पार्लियामेंट में घुसेंगे कैसे? तो लिहाजा ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसके ऊपर तो हमारे को सोचना पड़ेगा। अमृतपाल की रिहाई के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खालिस्तान समर्थकों के द्वारा सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर इस बात का सबूत है, जिसमें अमेरिकी सिख वकील जसप्रीत सिंह, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एक साथ दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जसप्रीत सिंह ने कमला हैरिस से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अमृतपाल सिंह को जेल से रिहा करवाने के लिए अनुरोध किया है। Because Amritpal and all those, episode which has happened, this Byan Singh's son has won. Byan Singh was the assassin of Indira Gandhi. So obviously there is a kind of a separatist agenda which is getting traction in Punjab, which is very dangerous. And I think, I'm sorry to say, mainstream media is not taking it up seriously. Punjab is a borderland state. It has had a troubled past. So our great friend Pakistan is there on the border waiting, and there's a cocktail of drugs, mafia, and the weaponry and all. And so you have the NRIs. So, the government of India, I'm very sure, this nationalist government which takes pride in being the custodian of the national security and the national interest, Modi government I'm referring to, they should take strict action, and they should take it very seriously, and they should they should try to finish it. आपको बता दें कि अमृतपाल पर दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज हैं और इस वक्त वो असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अब देखना ये होगा अमृतपाल के समर्थकों की दलीलें उसे जेल से बाहर निकाल पाती हैं या नहीं।
बड़ा सवाल यही है कि अमृतपाल सिंह क्या जेल से बाहर आ पाएगा, क्या जेल से बाहर आकर शपथ ले सकेगा और क्या संसद की कार्रवाई में भाग ले सकेगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जेल में ही शपथ ग्रहण करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इसके अलावा जहां तक अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा चुनाव जीतने की बात है, उस पर न केवल भारत के विचारकों, राजनीतिक विशेषज्ञों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि खालिस्तानी और उनके समर्थक और उनका भारतीय संसद में मौजूद होना खतरे की निशानी है, क्योंकि ये वही खालिस्तानी है जिन्होंने बार बार भारतीय संविधान के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि वो भारतीय संसद पर हमला बोलेंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मनजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। संसद सत्र के पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने आरोप यह लगाया कि मोदी सरकार ने स्पीकर के चयन के लिए संसदीय परंपराओं की अनदेखी कर डाली है। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष के आरोपों का एक-एक करके जवाब दिया गया है। देखिए। विपक्ष के विरोध के बीच भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भर्तृहरि महताब का शपथ ग्रहण तो पूरा हुआ, लेकिन विपक्ष ने विरोध के तौर पर पैनल से बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसलिए जब पैनल के बीजेपी सदस्य राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते शपथ लेने आए, तब विपक्ष के सदस्य के सुरेश, टी.आर. बालू और सुदीप बंदोपाध्याय का नाम पुकारा गया, तो तीनों शपथ लेने के लिए नहीं आए। श्री कोडिकोनिल सुरेश, श्री टी.आर. बालू। Now the 8th term member of parliament is there in the house. Then 7th time member of parliament appointed as pro-tem speaker. Sir, we are claiming that we are claiming that pro-tem speaker will be goes to 8th time member of parliament. हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। भर्तृहरि महताब की नियुक्ति के ऐलान के साथ ही विपक्ष की तरफ से विरोध की आवाज उठने लगी थी। विपक्ष की दलील थी कि भर्तृहरि महताब को चुनने में संसदीय परंपराओं की अनदेखी की गई है। देखिए, हमारा देश एक सबसे बड़ा पूरी दुनिया का लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि जो भी लोकसभा की परंपरा है उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, तब से ही मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने पूरी जो परंपरा थी उनको भी तोड़ा है और एक तानाशाह की तरह बीजेपी सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परंपरा है, जिसकी स्नेहटी है, उसको मौका देना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तमाम परंपराएं जो हमारी खूबसूरत डेमोक्रेटिक सेटअप की थी उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया गया है। तो डेफिनेटली लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं वो बनी रहनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की इस दलील में दम नहीं है, क्योंकि के सुरेश लगातार 8 बार सांसद नहीं थे। इस बार देखिए, कोडिकेनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, बट मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोज़र की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं हैं, पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं। इशू नहीं है तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुना। प्रोटेम स्पीकर पर विरोध के साथ ही सरकार के साथ टकराव की शुरुआत हो चुकी है। अब स्पीकर के चुनाव में यह टकराव क्या रंग लाता है, देखना बाकी है। पीयूष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।
अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अगली सुनवाई करने वाला है। अब निगाहें टिकी हुई हैं सबकी दिल्ली हाईकोर्ट पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा था। आज प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है। ईडी ने केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे की जरूरत है। ईडी ने कहा है कि निचली अदालत में जो सबूत रखे गए हैं उसका परीक्षण नहीं हुआ। बरनाला में एक बेटे ने अपनी मां, बेटी और पालतू कुत्ते की मौत के घाट उतारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। परिजन इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया गया। बरनाला की पॉश कॉलोनी में सुसाइड से हड़कंप। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत से सनसनी। सुसाइड से पहले कुत्ते को भी उतारा मौत के घाट। बरनाला की पॉश कॉलोनी में से एक राम राज्य कॉलोनी के कोठी नंबर 353 में इस वक्त मातम पसरा है, क्योंकि इस कोठीनुमा आलीशान मकान में रहने वाले कुलमीत सिंह ने अपनी मां बलवंत कौर, अपनी बेटी निमरत कौर और घर के पालतू कुत्ते को मौत के घाट उतारने के बाद खुद को भी गोली मार ली है। कुलवीर मान मेरा एक भरा सीगा, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਨੇ BA ਕਰੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। राम राज्य में हुए इस महापाप की खबर लोगों को उस वक्त लगी जब शाम के वक्त उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त मृतक कुलवीर की पत्नी रमनदीप कौर किसी काम से बाजार गई थी और जिस बेटी को पिता ने मौत के घाट उतारा वो कुछ दिन पहले कनाडा से छुट्टी मनाने के लिए घर वापस आई हुई थी। मैं तो कल जो ये खबर सुनी तो पैरों थल्लों जमीन निकलने वाली गल सी भी इदां दी शख्स जिहड़ा इदां नरम होवे और एडा ओहदा कद होवे और सोसाइटी च एडा नाम होवे भी इस तरीके का कदम चुक सकदा। मैं कल देख के बहुत हैरान रहा। भाजी कुलवीर ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। 91-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਰੀ ਵੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ ਤੇ ਬੇਹੱਦ शरीफ। परिजनों के मुताबिक कुलवीर सिंह एक जिंदा दिल इंसान थे, पर उसने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक को जब्त कर लिया और हर एंगल से सामूहिक सुसाइड केस की जांच कर रही है। बरनाला के राम राज्य कॉलोनी में हुई इस वारदात ने दिल्ली के बुराड़ी हत्याकांड यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। यहाँ एक परिवार के 11 लोग अंधविश्वास के चलते सुसाइड कर लेते हैं। अब देखना ये होगा कि बरनाला के इस सुसाइड केस की जांच में कौन से नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले हफ्ते कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि कनिष्क ब्लास्ट की 39वीं बरसी पर इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय समूह के लोग शामिल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि इस घटना में एयर इंडिया के विमान में सवार 86 बच्चों समेत 329 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे और इस घटना को अंजाम देने के पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ होने की आशंका थी। I stand in solidarity with Hindu Canadians are rightfully concerned. हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जो एयर इंडिया बॉम्बिंग के विक्टिम्स हैं कनिष्का ट्रेजेडी के, जिसमें 329 लोग खालिस्तानी टेररिज्म की वजह से मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ सब परिवारजन जो इससे स्तब्ध हुए थे वो भी आए हुए हैं और हम सब लोग यहाँ हैं उनके साथ सिम्पैथी व्यक्त करने के लिए और ये प्रार्थना करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट से कि वो इस नफ़रत फैलाने वाली संस्थाओं को ध्यान में रखे और उनका बढ़ना रोके। Solidarity of the victims who sacrificed their lives and we are supporting their families and the peoples who lost their lives in that tragic incident
and that incident happened 39 years back, where this Air India 182 are blown in the sky, and that done by the this is just a terrorist attack done by some separatist group in Canada, and we are supporting those families who are victim here. हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज अपना एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 की जो बॉम्बिंग हुई थी आज से 39 इयर्स पहले, उनको कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कंट्री में जो सोए हुए हैं, जो गवर्नमेंट सोई हुई है, उसको जगने की ज़रूरत है। अपने पॉलिटिकल कुछ रीज़न से, कुछ निहित स्वार्थ के रीज़न से वो यहाँ पे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दे रही है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिसको खालिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने 340 कैनेडियन और फॉरेनर्स को बम से उड़ा दिया, कितनी फैमिलीज खत्म हो गई, उस खालिस्तानियों को ये एक सत्ता के लालच में सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नो टू टेररिज्म। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है तो हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। वैसे भी भीषण गर्मी की वजह से लोगों ने पहाड़ का रुख किया हुआ है। जब से बारालाचा पास के नज़दीक बर्फबारी की खबर फैली है, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। यानी बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ लोगों को राहत मिली है, बल्कि एंजॉय करने का मौका भी मिल गया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा और शिंकुला दर्रे के पास की हैं। पूरा मौसम बर्फ के फुहारों से सफेद दिख रहा है और सैलानी बर्फबारी देखकर अपना सुध-बुध खो बैठे हैं। हर कोई इस मौसम में बर्फबारी का आनंद लेना चाह रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में अचानक मौसम ने करवट ली और बारालाचा और शिंकुला दर्रे समेत ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और इसके साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिल गए। उत्तर भारत के मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिन्हें प्रकृति ने तोहफा दिया है बर्फबारी का। वीकेंड होने की वजह से कुल्लू और मनाली समेत वादियों में भारी संख्या में सैलानी नजर आए। बर्फबारी की खबर से बारालाचा पास के पास पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम की खुशमिजाजी की ये तस्वीर मुंबई की है। यहाँ पर रविवार को बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई तो मानो लोगों को एंजॉय करने का मौका मिल गया। हल्की बारिश का मजा लेने लोग मरीन ड्राइव पहुंच गए। बारिश के बूंदों में भीगने से वो अपने आप को रोक नहीं सके। बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश बहुत ही सही टाइम पे हुई है। हम जस्ट यहाँ वॉक करने आए थे, बट एकदम से बारिश हुई एंड इट इज़ अमेजिंग। लुत्फ ले रहे, आनंद ले रहे, सब लोग मौसम का मजा ले रहे हैं। बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और यही सब एंजॉय करने के लिए हम लोग गुजरात से यहाँ पे आए हैं। हैदराबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश यहाँ के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।